नमस्कार दोस्तों, लीगल फॉक्स में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे घरेलू हिंसा और दहेज प्रथा के झूठे केसेस के बारे में। और इस बात पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ है हमारे मित्र आरटीएस सर। आरटीएस सर, बताइए सर इस केसेस के बारे में हमारे को और इन एक्ट्स के बारे में हमारे को। देखिए, डीवी एक्ट और 498 के नाम पे इसको ज़्यादातर लोग जानते हैं, घरेलू हिंसा और दहेज प्रथा। और ये वो केसेस हैं जो शादी के बाद किसी के लाइफ में होते हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि शादी होगी तभी ये केसेस होंगे, उससे पहले तो हो भी नहीं सकते हैं। और ये जब कोई वाइफ है, अगर वो अपने ससुराल वालों से खुश नहीं है और अगर वो अपने पति से खुश नहीं है या उसके साथ कोई मारपीट की घटना होती है, उसके बाद मारपीट की जाती है, घर में उसके साथ हिंसा होती है, उसको मेंटली शारीरिक तौर से प्रताड़ित किया जाता है और उसके घर वालों से दहेज की मांग की जाती है या उस पर्पज़ से उसके साथ मारपीट की जाती है, तो ऑब्वियसली दहेज प्रथा और ये सारे केसेस लग जाते हैं। लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं झूठे केस के बारे में, तो सेम उसका उलट है। ये ना तो मारपीट की जाती है, ना तो दहेज मांगा जाता है, ना तो इस तरह कोई घटना होती भी है, लेकिन हस्बैंड को और अपने इन लॉज को प्रताड़ित करने के लिए, उनको ब्लैकमेल करने के लिए इस तरह के झूठे केस, इन लॉज का मिसयूज करके जो है केस अगर कर दिया जाता है, तो उसे हम कहते हैं कि घरेलू हिंसा और दहेज प्रथा का झूठा केस। अच्छा रोहित जी, ये हम सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि जो वुमेन्स को राइट्स मिले हैं वो इन कानूनों के थ्रू उसका मिसयूज करते हैं। बिल्कुल, ये एक वुमेन्स के एम्पावरमेंट के लिए कानून सोच करके हमारे लेजिस्लेचर्स ने इसको बनाया था कि इससे महिलाओं की रक्षा होगी, उनकी सुरक्षा होगी। लेकिन इसमें क्या होता है कि लेकिन इसका सबसे ज़्यादा दुरुपयोग कहें तो कानून का तो दुरुपयोग है भी, और लीगल प्रोसीडिंग्स का भी जो है दुरुपयोग हो रहा है और कोर्ट का दुरुपयोग होता है। तो आज सबसे ज़्यादा सुनने को मिलता है कि सबसे ज़्यादा इसका मिसयूज़ ही हमारे सामने देखने को मिलता है कि कन्विक्शन रेट जो है बहुत कम है इसके अंदर। रोहित जी, ये देखा जाता है कि लोगों के मतलब एक थॉट है या सोच है, कह सकते हैं कि ये ज़्यादा केसेस अरेंज मैरिज में ज़्यादा होते हैं, लव मैरिज में कम होते हैं, लव मैरिज में ज़्यादा होते हैं, अरेंज मैरिज में कम। क्या ये बात सही है? ये कितने परसेंट ये कह सकते हैं कि अरेंज मैरिज या लव मैरिज में किन में ज़्यादा केसेस ये आपको देखने को मिलते हैं? देखिए, अगर हम घरेलू हिंसा डीवी एक्ट और 498 दहेज प्रथा की हम बात करें, तो इसका लव मैरिज से या इसका अरेंज मैरिज से कोई लेना देना नहीं है। लव मैरिज और अरेंज मैरिज से इसका कोई संबंध भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक व्यक्ति पर डिपेंड करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि कोई अगर वाइफ जो है, अगर वो आपके घर आती है शादी होने के बाद, जो है अगर कोई महिला अपने ससुराल में जाती है, तो चाहे वो लव मैरिज करके जाए, चाहे वो अरेंज मैरिज करके जाए, अगर उसको झूठ बोलना है तो वो झूठ बोलेगी। इसका लव मैरिज होने से या अरेंज मैरिज होने से कोई वो नहीं है। सबसे ज़्यादा जो है अरेंज मैरिज और लव मैरिज में दोनों में सेम बराबर केसेस चलते हैं। तो एक ये मिथ है कि लोग सोचते हैं कि लव मैरिज अगर कर लेते हैं तभी ये प्रॉब्लम होती है। नहीं, सबसे ज़्यादा केसेस अरेंज मैरिज की आ रही। अच्छा रोहित जी, एक बात ये और बताइए कि क्या कह सकते हैं कि इस जो कानून बना हुआ है, जो एक्ट बना हुआ है, इससे जो हमारे समाज में एक गलत मैसेज जा रहा है और लोग गलत इसका यूज़ कर रहे हैं, क्या बात सही है? बिल्कुल सही है। ये कानून तो बना था कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए, दहेज प्रथा को बंद करवाने के लिए, लेकिन बस अब इसका जो है एक मिसयूज़ किया जाता है दूसरे को परेशान करने के लिए, उसको हैरेस करने के लिए, अपनी बात को मनवाने के लिए। जो लोग कुछ स्पाउसेस, कुछ वाइफ ऐसी होती हैं जो थोड़ी जिद्दी होती हैं, अपनी बात मनवाना चाहती हैं, करना चाहती हैं, एक डोमिनेंसी की भावना उनके अंदर होती है, या एक्सटॉर्शन करने की जिनकी नीयत होती है, तो वो इसका मिसयूज़ करते हैं। अच्छा रोहित जी, इसमें मैंने अक्सर देखा है कि बहुत सारी एनजीओज भी लग जाती हैं और बहुत सारे मतलब डिपार्टमेंट्स कह सकते हैं, जिसको मैं कॉमन की बात करूँ एनजीओ कहते हैं, जिसको मैं कहता हूँ कि वो भी सपोर्ट कर ले जाते हैं। और वो अक्सर लड़कों वालों को या लड़कों को या जो फैमिलीज होती हैं इनके इन लॉज के, उनको ज़्यादा ही कुछ प्रेशराइज करते हैं कि वो इस बात को, उनकी बातें मानी जाए। अगर मैं इस कानून के मिसयूज़ की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें ये जो कुछ फेमिनिस्ट जो थॉट्स हैं और जो ये एनजीओज हैं, ये इतने कट्टरपंथी विचारधारा अपने अंदर रखते हैं कि 90% तो इनका हाथ है, क्या कहते हैं, इनका मिसयूज़ करवाने के लिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो एनजीओज हैं, जो इस तरह की एनजीओज हैं जो बात करते हैं XYZ, तो
उनका एक ही मोटो होता है कि एनी हाउ करके कि ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस करके सामने वाले को प्रताड़ित किया जाए, उसको बनाया जाए। अगर वाइफ नहीं भी चाह रही होती है तो उसका ब्रेन वॉश करके उससे ज़बरदस्ती, क्योंकि मैंने कई मामले खुद ऐसे देखे हैं कि मेरे सामने कई इस तरह के मामले आए हैं कि जहाँ पे जो कंप्लेनेंट होती है बाद में वो एक्सेप्ट करती है कि मैं तो केस नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे इस तरह से मेरा ब्रेन वॉश कर दिया गया कि नहीं नहीं, तू अपने पति के ऊपर ऐसा केस कर दे, तो अपने पति के ऊपर ऐसा केस कर दे, तो अपनी वाइफ अपनी सास ससुर के ऊपर ऐसा कर दे तो तेरा ऐसा हो जाएगा, तू वैसा हो जाएगा, तू खुश रहेगी, तू ये रहेगी। अगर आप इन एनजीओ का अगर ध्यान से देखें, इसका स्ट्रक्चर देखें, तो इन एनजीओ को बनाने वाले वो लोग होते हैं जो कभी अपना खुद का घर नहीं बसा पाए। ज़्यादातर इनमें वो महिलाएं होती हैं या वो लोग होते हैं जो खुद अपनी बच्चियों का घर नहीं बसा पाए या खुद अपने घर उन्होंने बर्बाद कर दिया, नहीं रह पाए सुकून से, तो उन सब ने इकट्ठा होकर के एक बना लिया और दूसरे लोगों को भी बहका कर अपने चक्कर में पड़वा के झूठे केसेस, कोर्ट का भी टाइम वेस्ट करते हैं, उनका भी घर बर्बाद करते हैं। उनको पता होता है कि मिलना ना उनको कुछ है ना उनको कुछ है, सिर्फ एक अपना एक नाम करने के लिए, अपने दबदबा समाज बनाने के लिए, फोर्स ग्रुप की तरह एक काम करने के लिए उन्होंने एक जाल बिछा रखा है, जिसके चक्कर में अच्छे खासे घर फंस जाते हैं और अपना अपना घर बर्बाद कर लेते हैं। सुरेश जी, आप अक्सर कोर्ट में केसेस को देखते हैं, तो कितने % लोगों को सजा होती है इसके अंदर? बताना चाहूँगा कि इसके अंदर जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत कम है। एक आरटीआई किसी ने लगाई थी, मुझे उसके बारे में ध्यान नहीं है, लेकिन मुझे उसका कंटेंट मुझे पता है कि जो आरटीआई लगाई गई थी उसमें कन्विक्शन रेट पूछा गया था कि कितने % डीवी के केसेस और 498 उसमें कितने हैं। एमपी में लगी थी, तो मध्य प्रदेश में, तो वहाँ पे ये पता लगा था कि आज तक कन्विक्शन रेट उसकी जो है 3% या 2%, 1-2 से 3% कन्विक्शन रेट लगे, बाकी 97% जो है किसी को आज तक सजा नहीं हुई है। इसका मतलब है कि 97% केसेस जो होते हैं वो फेक होते हैं। अक्सर रोहित जी, ये देखा जाता है कि कोई लड़की या कोई बहू अपने ससुराल वालों को इन्हीं एक्ट्स की, इन्हीं कानूनों की धमकी दे के दबाना चाहती है या अपनी बात मनवाना चाहती है, तो ऐसे मतलब सिचुएशन में लड़कों वालों को या जो कह सकते हैं इन लॉज को क्या ध्यान रखना चाहिए जिससे वो बच सके इससे? देखिए, पहली बात तो मैं एक बात बता दूं कि आजकल कोई किसी को ज़बरदस्ती कुछ करवा नहीं सकता, और अगर वो कानून का दुरुपयोग उसका डर दिखा के, तो ये सबसे कमज़ोर कानून जो है वो यही है। और डीवी और 498 का डर दिखा के, उसका डर दिखा के कोई सोचे कि उसको ज़िंदगी भर ब्लैकमेल करे, उसका एक्सटॉर्शन करे, अपनी बात उससे मनवा ले, तो उसकी गलतफहमी है। आदमी इससे तभी तक डरता है जब तक इसके बारे में उसे पता नहीं होता। एक बार अगर उसके ऊपर केस डल गया तो डे टू डे अगर वो खुद स्टडी करता है, अपने आप को तैयार कर लेता है, तो सिर्फ उसमें यही होता है कि बस एक मेंटल जो टेंशन बनी रहती है, जो अक्यूज होता है, उसके घर वाले होते हैं, उसके दिमाग में बस यही प्रॉब्लम बनी होती है कि अब आगे क्या होगा। अगर इस एक्ट की अगर वो सच्चाई जान जाए तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि बीच में जब तक केस चलता रहता है डीवी में एक इंटरिम देना पड़ जाता है या थोड़ा उसका वही होता है। तो ये पहले से अगर वो प्रिपेयर करके चले तो इसमें जीत किसी की नहीं होती है, कोई पक्ष नहीं जीतता है। उसको अगर इंटरिम मिलता है तो वो तभी तक मिलता है जब तक उसका केस चल रहा होता है या जब तक उसकी दोबारा मैरिज नहीं हो जाती है। लेकिन एक चीज़ तो तय होती है कि मैंने जो पर्सनल अगर मैं अपनी स्टडीज़ के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो 90% केसेस में अगर एक बार मुकदमा कोर्ट में चला गया तो उनका घर बसने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। एट लास्ट जो है वो जो स्पाउस है वो अलग हो जाता है, डाइवोर्स हो जाता है, और बाद में जो है जो केस करने वाला पक्ष होता है सबसे ज़्यादा ज़िंदगी भर उसको पछतावा मिलता है, क्योंकि शादी करने के बाद भी अगर वो कहीं दूसरे घर जाते हैं तो वहाँ भी उसको ये ताने मिलते हैं कि पहली केस तूने कर दिया था, तू अपने घर में ऐसी रही होगी वैसी रही होगी। और आपने देखा भी होगा कि कई ऐसे आपके सामने भी मीडिया में भी आते हैं कि ये सब चीज़ें हैं। तो इसमें घबराने की और डरने की ज़रूरत नहीं है, खासकर उनको जिनको धमकियाँ मिलती है इस केस की झूठे। अगर आपको झूठे केस की धमकी मिल रही है तो आप एक थाने में कंप्लेन करें और कि आपको ऐसे भी धमकी दी जा रही है, आपको फंसाने की जा रही है, बस ये सब। तो रोहित जी, मैं आपसे एक अनुरोध और करूँगा कि आज तो हमने चर्चा करी इन कानूनों के बारे में, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने व्यूअर्स को लीगल फॉक्स के माध्यम से एक ऐसी वीडियो सामने इनके लाऊं जिससे वो जो झूठा केसेस होते हैं, जो भी इनका मिसयूज़ कर रहे हैं, वो फैमिली या वो परिवार कैसे अपना बचाव कर सके। तो मैं चाहूँगा कि आप हम इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी खिंचती चली जाएगी, क्योंकि ये एक्ट इतना बड़ा है कि इसके बारे में तो मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। तो मैं चाहूँगा कि एक वीडियो इस पर स्पेशली बनाई जाए, और अगर आप हमारे साथ होंगे। एक वीडियो से नहीं, हमें बहुत ज़रूरत है कि डेली कुछ ना कुछ हमें जो है इसके बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हमें जागरूक करना चाहिए।
और हमारे जो व्यूवर्स हैं वो अगर उनके लाइफ में अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आई एम श्योर कि अगर वो हमारी वीडियोस देखेंगे तो खुद को वो इतना पावरफुल महसूस करेंगे कि वो 498 एंड डीवी के केसेस बिना किसी वकील के लड़ सकते हैं, बिना किसी की मदद के लड़ पाएंगे वो, और इससे उन्हें घबराने का भी घबराहट महसूस नहीं होगी। और जब आप अपने आप को स्ट्रांग फील करेंगे तो आपका जो अपोनेंट है, आपके जो दुश्मन है, अपने आप ही ऑलरेडी वीक हो जाएंगे। तो हमें एक जो है पर्टिकुलर एक वीडियोस जो है इसके ऊपर हमें बहुत सारी वीडियोस हमें ज़रूरत पड़ेगी, बस व्यूवर्स हमारे पास जुड़े रहें और देखते रहें। और रोहित जी, मैं वीडियो ख़त्म करते थे एक बात ये कहना चाहूँगा कि इन झूठे केसेस के चक्कर में जो हमारी घर की जो महिलाएं हैं, जो लेडीज जो सही में विक्टिम हैं, वो सफ़र करती हैं। और मैं चाहता हूँ कि बाकायदा इस पर एक वीडियो बने। तो प्लीज़ धन्यवाद, आप हमारा साथ दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो में फिर। धन्यवाद रोहित जी, धन्यवाद। धन्यवाद।